हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 5 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 5 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो चैनल लॉन्च किया गया है माई एग्ज़ाम, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, इजराइल ने आधिकारिक तौर पर किस अरब देश का पहला राजदूत प्राप्त किया है? तो इजराइल के द्वारा अभी हाल ही में यूएई का पहला राजदूत प्राप्त किया गया है। वैसे तो काफ़ी सारे देशों के जो राजदूत होते हैं ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में अपॉइंट होते हैं। आप दिल्ली में ही यदि देखेंगे तो काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने अपनी एम्बेसी यहाँ बना रखी है। वैसे ही भारत ने भी कई देशों में अपनी एम्बेसी बना रखी है। तो यहाँ इजराइल और यूएई की जो एम्बेसी है, मतलब कि यहाँ के राजदूत, ये क्यों चर्चे में आए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल और यूएई के बीच काफ़ी समय से जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी ये समाप्त हुई है लास्ट ईयर ही। अभी दुश्मनी क्यों थी आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। तो देखिए 1948 की बात है। जो यहूदी लोग हैं, यहूदियों ने एक स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी थी और इजराइल एक देश बन गया था 1948 में। अब इससे हुआ क्या कि इसके आसपास के जो अरब राज्य थे, जो भी अरब राष्ट्र थे, इन्होंने इसके खिलाफ बगावत कर दी। जैसे कि इजिप्ट हो गया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, इन सभी ने मिलकर के इजराइल में हमला कर दिया। और जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद जो इजराइल है इसने और भूमि पर अधिकार कर लिया। मतलब कि इजराइल की जो भूमि थी वो तो थी ही, और जो भूमि नहीं थी उस पर भी अधिकार कर लिया, जिसके बाद से बात और बिगड़ती गई। और जो यूएई है और इजराइल है, इन दोनों देशों के बीच जब संघर्ष तेज होने लगा तब 1967 में एक युद्ध चला जो कि 6 दिनों तक चला था और इसे ही हम 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं। और इस 6 दिनों के युद्ध के बाद जो इजरायली सेना है इसने गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक में अपना अधिकार क्षेत्र कर लिया था, मतलब कि इन्हें अपने अधिकार में ले लिया था। गोलन हाइट्स आप देख सकते हैं जो कि इजराइल और सीरिया के बीच में स्थित है। इसके बाद वेस्ट बैंक, तो कुछ यहाँ पास है वेस्ट बैंक। इसे वेस्ट बैंक ही क्यों कहा जाता है? तो कुछ यहाँ पास से निकलती है, मतलब कि यहाँ से आती हुई है जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन रिवर के पश्चिम में, मतलब कि वेस्ट में, ये जो बस्तियाँ बसाई गई है, इसीलिए इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। तो जॉर्डन रिवर ये कुछ इस तरह बहती हुई आती है और अंत में ये डेड सी में आकर के मिल जाती है। डेड सी यानी कि मृत सागर, जो कि स्थित है इजराइल और जॉर्डन के बीच। देखिए ये वही मृत सागर है जिसमें इंसान डूबता नहीं है, तैरता रहता है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गई डेड सी की लोकेशन, ये है गोलन हाइट्स और ये है वेस्ट बैंक। तो इसी गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक पर अधिकार कर लिया था इजरायली सेना ने। तो जिसके बाद से क्या हुआ कि इसके जो संबंध है ये पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बिगड़ते गए और इजराइल और यूएई के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी इसी कारण चली आ रही थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। और इन दोनों ही देशों के बीच दुश्मनी समाप्त करने में अहम भूमिका किसने निभाई थी? डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं 45वें क्रम के। और इसलिए इन्हें, मतलब कि 3 लोगों को 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। एक तो यही हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और तीसरे हैं यूएई के क्राउन प्रिंस। इन तीनों को ही 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो आसपास की लोकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है। गोलन हाइट्स इंपॉर्टेंट है और वेस्ट बैंक इंपॉर्टेंट है। इजराइल की कैपिटल है यरूशलम। यरूशलम जो कि यहूदियों का पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी इजराइल में एक स्ट्रीट है जिसका नाम है तेल अवीव स्ट्रीट। इसका नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट किया गया है। हाल ही में मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब कि इसे मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है भारत और फ्रांस के बीच। किस क्षेत्र में काम करने के लिए? अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में। अभी अक्षय ऊर्जा क्या होती है? तो अक्षय कहने का मतलब है ऐसी एनर्जी जिसका क्षय नहीं होता, मतलब कि जिनका नवीकरणीय होता रहता है।
और जो प्रदूषण नहीं फैलाते, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सभी। अब ये समझौता किया गया है जिसके अंतर्गत ये जो सभी एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और बायोमास एनर्जी, इसके क्षेत्र में काम किया जाएगा। और यही समझौता है भारत और फ्रांस के बीच। यदि आप लोगों को याद होगा, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भारत और फ्रांस की ही पहल थी, जिसके अंतर्गत जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, ग्लोब में आप देख भी सकते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के अंतर्गत जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, उन कंट्रीज़ के बीच सोलर टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने आइडिया को शेयर करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है गुरुग्राम, हरियाणा में। अब यदि हम बात करें फ्रांस की, तो आप मैप में देख सकते हैं फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसी हुई है। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है फ्रांस और ये है ब्रिटेन। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसे आप डोवर स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। कुछ यहीं पास है इंग्लिश चैनल। तो फ्रांस से ब्रिटेन के बीच इस इंग्लिश चैनल को तैर कर भी पार किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो दूरी है, मतलब कि लंबाई, ये है 34 किलोमीटर। और इसी इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय ये थे मिहिर सेन, और पहली महिला भारतीय तो ये थी आरती साहा। तो ये तो आप लोगों को रट चुका होगा। आज हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये है फ्रांस, ये है स्पेन। फ्रांस और स्पेन, इन दोनों के ही बीच में जो पर्वत है इसे कहा जाता है पायरेनीज पर्वत। दो में कन्फ्यूज़न होता है, पायरेनीज में और जूरा पर्वत में। तो पायरेनीज जो कि स्थित है फ्रांस और स्पेन के बीच, ये जो आप देख रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, तो फ्रांस और यहाँ स्विट्ज़रलैंड, इन दोनों के बीच में स्थित है जूरा पर्वत। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ, स्विट्ज़रलैंड इसमें ज़र आ रहा है, तो ज़र से जूरा पर्वत जो कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बीच स्थित है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। तो ये तो आप लोगों को पता है भूमध्य सागर, लेकिन इसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे सागर हैं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को केवल 2 याद करवा देती हूँ। स्पेन के पास कुछ यहाँ पास यदि आप देखेंगे इस वाली लोकेशन में, यहाँ है जिब्राल्टर स्ट्रेट और यहीं स्थित है अराबारा सी। इसे आप याद कर लीजिए विथ लोकेशन अराबारा सी, जो कि स्पेन के कुछ नीचे में स्थित है। फ्रांस और स्पेन के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है बे ऑफ बिश्केक। और एक और सी यहाँ से मैं आप लोगों को याद करवा देती हूँ, फ्रांस के नीचे में कुछ यहाँ स्थित है लिगुरियन सी। तो लिगुरियन सी, अरबारा सी और ये बे ऑफ बिश्केक, यहाँ जूरा पर्वत और यहाँ पायरेनीज पर्वत। आज के लिए आप केवल इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, घरों की पहचान चेलिक नाम योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसका मतलब है कि बेटी के नाम घर की पहचान, इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो 42 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। अभी तो ये केवल नैनीताल में शुरू की गई है और नैनीताल के बाद ये जल्द ही उत्तराखंड के अन्य राज्यों में लागू की जाएगी। अब ये योजना है क्या? बेटी के नाम घर की पहचान। तो बेसिकली महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और राज्य में महिला समूहों को रोजगार से जोड़ने के लिए, ताकि यहाँ की महिलाएं अपने पैरों में खड़ी हो सकें, इसके लिए ऐसी पहल की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। कल ही मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी लोकेशन से उत्तराखंड के बारे में बताया था, तो उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। यदि हम बात करें पिथौरागढ़ की, तो यहाँ भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया गया है नैनीताल में। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की घटना सामने आई थी। यदि हम बात करें रुद्रप्रयाग की, जहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का मिलन होता है। इसके अलावा देहरादून है कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसेंड। उत्तराखंड के ही उत्तरकाशी जिले में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और आसपास क्या देख सकते हैं आप, ये है हरिद्वार। इसके कुछ दूरी पर स्थित है ऋषिकेश, जहां भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है। और यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि निकलती है उत्तराखंड से ही। अभी जो हमने देखा है उत्तरकाशी जिला, कुछ यहाँ पास स्थित है यमुनोत्री। तो जो यमुना नदी है ये इसी यमुनोत्री से बंदर पूछ की चोटी से निकलती है,
फिर ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यूपी होते हुए कहाँ जाकर के मिलती है? ये यमुना नदी से मिलती है प्रयागराज में। आप लोगों ने गंगा यमुना नदी का संगम देखा भी होगा जो कि स्थित है प्रयागराज में ही। और ये जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो है ही, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं। मतलब कि गंगा की सहायक नदी यमुना और यमुना की 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? चंबल, केन और बेतवा। इनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ से आप केवल इन नदियों का नाम याद रखेंगे। और यमुना नदी अभी चर्चे में रही है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी यमुना नदी पर उत्तराखंड में लखवाड़ बिजली परियोजना, इसे भी मंजूरी दी गई है। सुगम्य भारत एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी के द्वारा। और ये है क्या? तो इसे समझने के लिए पहले तो आप ये समझेंगे सुगम्य भारत योजना, ये योजना किस लिए थी? तो देखिए, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग व्यक्तियों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लास्ट ईयर ही इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसी योजना के अच्छे तरीके से कार्यान्वयन के लिए इसके लिए एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है। सुगम्य भारत एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है थावर चंद गहलोत जी के द्वारा। थावर चंद गहलोत जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो किताब है एग्ज़ाम वॉरियर, इस किताब का जो ब्रेल एडिशन है ये थावर चंद गहलोत जी ने ही लॉन्च किया था। बांग्लादेश की मुक्ति के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत और ढाका के बीच, ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई ट्रेन सेवा, एक नई यात्री ट्रेन सेवा यानी कि ये जो पैसेंजर सर्विस होगी ये किस शहर में शुरू होने वाली है? तो इसकी शुरुआत की जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच। तो बांग्लादेश की अभी हाल ही में 50वीं वर्षगांठ मनाई जानी है। कब मनाई जाएगी? 26 मार्च 2021 में। और 50वीं वर्षगांठ इसलिए क्योंकि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब इस युद्ध के दौरान ही बांग्लादेश इसका उदय हुआ था। तो इसकी 50वीं वर्षगांठ जो कि अब मनाई जानी है 26 मार्च को, और इसी के मौके पर इन दोनों ही देशों के बीच एक नई पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली है न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के ढाका के बीच। तो हाल ही में बांग्लादेश का जो रेल मंत्रालय है इसने एक बयान जारी किया है जिसमें ये बात कही गई है कि ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक सीधी ट्रेन चलाई जाएगी। किस रेल मार्ग पर चलाई जाएगी? तो ये चलाई जाएगी चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग पर। तो चिल्हाटी ये है हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी ये है चिल्हाटी रेल मार्ग, जिनके बीच में ये नई पैसेंजर सर्विस शुरू होने वाली है। और यदि वर्तमान में देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच 2 पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं। एक का नाम है मैत्री, दूसरी है ढाका। और यदि आप लोगों को याद होगा तो ये दिसंबर 2020 की ही न्यूज़ है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इन दोनों ही नेताओं के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान 55 साल के बाद मालगाड़ी परिचालन के लिए हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल मार्ग ये खोला गया है। तो ये रूट तो मालगाड़ी के लिए खोला गया था और इसी रूट पर अब पैसेंजर सर्विस शुरू होनी है न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के ढाका के बीच। तो यदि हम बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने बता दिया है शेख हसीना। तो देखिए ये तो है भारत और कुछ इस तरफ है भारत के, मतलब कि ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो यहाँ जाने का रास्ता कहाँ से है? तो ये जो सिलीगुड़ी है पश्चिम बंगाल के पास, कुछ यहाँ से पूर्वोत्तर भारत में एंट्री मिलती है। और यहाँ आप और भी देख सकते हैं जैसे कि कोलकाता पोर्ट है जो कि पश्चिम बंगाल का है, फिर यहाँ है मोंगला पोर्ट जो कि है वेस्ट बंगाल का, और ये है चट्टोग्राम पोर्ट जो कि पश्चिम बंगाल के आसपास ही स्थित है। तो आप और क्या एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं? बे ऑफ बंगाल, जहाँ ये भी चर्चे में आया था। भाषण चार द्वीप, सॉरी 4 बाग लिख दिया मैंने, भाषण चार द्वीप, जहाँ जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है ये रोहिंग्या शरणार्थियों को शिफ्ट कर रही थी, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अच्छा, यहाँ से एक रिवर का नाम आप याद रख सकते हैं। कुछ यहाँ से बहती हुई ये जो आ रही है, ये धारा जो आप देख रहे हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यहाँ से बहती हुई आती है और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद
यहाँ से कौन सी नदी आती है? गंगा नदी। ये दोनों जब मिलती हैं तो ये कहलाती है मेघना रिवर, और अंत में ये बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है। AIBA, या इसे आप कह सकते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, हिंदी में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ। इसकी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ध्यान दीजिए, समिति के अध्यक्ष के रूप में पूछा जा रहा है, तो ये चुनी गई हैं 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम। जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ है, इसने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना है मैरी कॉम को। यदि हम बात करें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं उमर क्रेमलेव। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं खेल समिति से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में मणिपुर के जो ज्ञानेंद्रो निगोबम है, ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोबारा से अध्यक्ष बने हैं। जबकि संजय कपूर, ये भी हाल ही में चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल विजेता शील्ड किस टीम ने जीती है? तो ये खिताब अभी हाल ही में जीत लिया है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने, और इसने हराया किसे है? AT के मोहन बागान को। और ये जो प्रतियोगिता रही, ये गोवा के GMC स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसमें कि जो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब है, इसने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अब यदि हम बात करें इंडियन सुपर लीग की, तो ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जिसकी शुरुआत 2013 से की गई थी। भारतीय वायुसेना पहली बार मल्टीनेशनल कहने का मतलब है कि जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 6, इसमें इंडियन एयरफोर्स पहली बार पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो सवाल ये है कि ये जो एक्सरसाइज है, ये किस देश के द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है UAE के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। और इसका ये जो आयोजन है, ये इस साल 3 से 27 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। तो अभी मैंने बताया है ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब कि इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। UAE भारत तो है ही, इसके अलावा USA, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, बहरीन, ये और भी कंट्री हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और इस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज है जो कि आयोजित की जाएगी UAE में, और कहाँ आयोजित की जाएगी? अलतकरा एयरबेस में। अलतकरा एयरबेस जिसकी लोकेशन कुछ यहाँ पास है, यहाँ इस एक्सरसाइज का आयोजन होना है। अब यदि हम UAE की आसपास की लोकेशन देखेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसी कंट्री के बारे में बता दूं। इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है रियल, और ये जो आप देख रहे हैं ये है ओमान। तो देखिए ओमान का हिस्सा केवल इतना नहीं है, UAE यहाँ ख़त्म होता है, और इसके बाद ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हैं ये भी ओमान के अंतर्गत आता है, और कुछ इस लोकेशन में स्थित है हॉर्मुज स्ट्रेट। यदि आप UAE को करंट से रिलेट करेंगे, तो लास्ट ईयर ही परमाणु संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब कंट्री ये UAE ही बना था। इसके अलावा अभी हाल ही में UAE ने अपना पहला मार्स मिशन भी लॉन्च किया है, जो कि मंगल की कक्षा में पहुंच चुका है, जिसका नाम है होप। हाल ही में किस राज्य ने निजी क्षेत्रों में, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, जिसमें कि जो 50,000 रुपये तक की नौकरियां हैं, इन नौकरियों में 75% हरियाणा के कर्मचारियों को रखना अनिवार्य होगा। मतलब कि वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी प्रोवाइड कराने के लिए, इसका लाभ स्थानीय लोगों को देने के लिए, कहने का मतलब यही है कि लोकल लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए ऐसा फैसला किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य तो बना नहीं है, इसके पहले और भी कई राज्य हैं, जैसे कि सबसे पहले ऐसा फैसला किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, इसने 2004 में ऐसा फैसला किया था। ओडिशा गवर्नमेंट 2008 में इसने ऐसा फैसला किया था। और हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसा फैसला किया गया था 2014 में, यानी कि 2014 में, और रिसेंटली ऐसा फैसला
2019 में किया आंध्र प्रदेश ने, और अब ऐसा ही फैसला ले लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए, उन्हें जॉब देने के लिए। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जहां भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है कलेसर सुल्तानपुर। और अभी हाल ही में जो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक रिलीज़ किया गया, इसमें हरियाणा रहा था टॉप पर। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यहाँ प्रोजेक्ट एयर केयर की भी शुरुआत की गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डे। तो भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में ये दिवस हर साल मनाया जाता है 4 मार्च को। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए जो भी पुलिसकर्मी हैं, अर्धसैनिक बल हैं, कमांडो हैं, गार्ड हैं या सेना के अधिकारी हैं और भारत की सुरक्षा में शामिल जो अन्य व्यक्ति हैं, मतलब कि उन अन्य व्यक्तियों सहित सुरक्षा बलों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को, नेशनल सिक्योरिटी डे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 3 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 1 मार्च को मनाया गया है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 28 फरवरी को मनाया गया है नेशनल साइंस डे। आज आप लोगों को आपका जो भी रिव्यू है इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताना भी है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी है। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।